Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। शिल्पा जेल से आ गई है, अब वो मुझे सोने नहीं देगी। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. किशन, मेरा बैग खोलोगे ना तो उसमें चार्जर रखा होगा। चार्जर बस लेते हैं, मोबाइल का चार्जर है। कहाँ तक करवाया था लास्ट में? सर किरचॉफ लॉ करवा दिया। अच्छा, किरचॉफ लॉ हो गया। देखिए, लास्ट टाइम की किरचॉफ लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। ठीक है, अगर हम लोग इन जनरल अगर हम लोग देखें, अगर कोई ब्लैक और रफ सरफेस है तो आपको ये पता है कि ब्लैक और रफ सरफेसेस कैसे होते हैं, आपके गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, व्हाइट और शाइनिंग सरफेसेस कैसे होते हैं, गुड एमिटर्स। सिंपल, अगर व्हाइट और शाइनिंग सरफेसेस है, शाइनिंग का मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जो भी लाइट फॉल करी वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि लाइट को एमिट ज्यादा कर रहा है, तभी वो मेरे को शाइनी नजर आ रहा है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मैंने कहा कि आपके पास एक ब्लैक और रफ सरफेस था, ये पहली बॉडी है, और एक दूसरी बॉडी है जो कि व्हाइट और शाइनी है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। मैंने कहा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों बॉडीज थी। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ये ब्लैक और रफ सरफेसेस है
अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं किसी लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि मेरे पास दो बॉडीज थी, एक रफ सरफेस वाली और एक व्हाइट और शाइनी वाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो हायर टेम्परेचर पे क्या मैंने देखा, हायर टेम्परेचर में देखा कि ये वाली जो बॉडी थी, जो पहले ब्लैक और रफ सरफेस था, ये शाइनी हो गई, ठीक। और ये वाली जो बॉडी थी, जो शाइनी थी, ये डल हो गई। ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसके पीछे कंक्लूजन क्या हो सकता है, जरा सोच के बताइए। और यही थ्योरी का क्वेश्चन भी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी बॉडी डल और शाइनी थी, लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो डल थी वो शाइनी हो गई और जो शाइनी थी वो डल हो गई। वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, यहां पर अगर मैंने कहा कि ब्लैक और रफ सरफेस, अब सबसे पहले इसमें देखता हूं कि ये रफ सरफेस से डल सरफेस क्यों नजर आता है। ये मेरे को डल नजर आ रहा है और ये आपका शाइनी नजर आ रहा है, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये शाइनी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तभी वो मेरे को शाइनी सरफेस नजर आ रहा है। तो आपने कहा कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसने 100 जूल एनर्जी आपने फॉल करवाई, दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो दोनों पे एनर्जी फॉल कर रही होगी वो सेम होगा, डायमेंशन सेम है, ठीक। तो मैंने कहा कि इस पे भी 100 जूल फॉल कर रही है, इस पे भी 100 जूल फॉल कर रही है, ठीक। इसने 90 जूल रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसने 90 जूल एब्जॉर्ब कर लिया। ये सिर्फ 10 जूल को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये 90 जूल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ज्यादा शाइनी नजर आएगा, ये ज्यादा एनर्जी को एमिट कर रहा है, सेकंड वाला, ठीक। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, उसके बाद थ्योरी बताएगी कि ऐसा हो क्या रहा होगा। तो जब स्टार्टिंग में देखा कि वो डल था, तो मैंने कहा कि उसने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्शन पार्ट उसका कम था। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये शाइनी हो गया, तो ये कहा गया कि नॉर्मल टेम्परेचर से इसने जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, हायर टेम्परेचर पे वही एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि एमिट करेगा, ठीक। तो इसने नॉर्मल टेम्परेचर पे 90 जूल को एब्जॉर्ब किया था, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो ये क्या करेगा, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को एमिट करना स्टार्ट कर देगा, जितनी होगी उसके पास वही करेगा ना काम। इसके पास 10 जूल था, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसने 10 जूल का एब्जॉर्ब किया था, ये क्या करेगा, 10 जूल को ही एमिट कर पाएगा। तो ये 10 जूल को एमिट कर रहा है और ये आपका क्या कर रहा है, 90 जूल को एमिट कर रहा है। तो ये जो डल बॉडी थी वो कैसी हो जाएगी, शाइनी, और जो शाइनी बॉडी थी वो कैसी हो जाएगी, डल, ठीक है। लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, और उसके पीछे हम लोगों ने थ्योरी क्या दी, तीनों चीजें लिखी। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे डल बॉडी और शाइनी बॉडी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वही एनर्जी हायर टेम्परेचर पे एमिट करेगी, बस ये है एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, सब इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने। एक्सक्यूज मी सर, सर ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? इसका कोई सिंपल लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल, या सिंपल एक एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, एक किरचॉफ लॉ का ही सेकंड पार्ट है,
कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से बॉडी की शाइनी और डल नेचर पे क्या फर्क पड़ता है? ये भी किरचॉफ का सेकंड ऑब्जर्वेशन था। सर हो गया। इमिसिविटी ऑफ बॉडी। इस क्लास में सिर्फ बैठ के सुनना है। देखिए इमिसिविटी ऑफ बॉडी, इसको डिफाइन कैसे किया गया? मैंने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो टी नॉट है। दो बॉडी है आपके पास सेम डायमेंशन की, एक नॉर्मल बॉडी है और एक आपकी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। आपने कहा इसका टेम्परेचर भी टी है, इसका टेम्परेचर भी टी है, दोनों बॉडीज का। अब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है और इसका टेम्परेचर भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। अभी आपको ये पता है कि यहाँ पे एनर्जी रेडिएशन के कारण निकलेंगे दोनों बॉडीज से। सभी बॉडीज हैं अपने सरफेस टेम्परेचर के कारण एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक? ये भी एनर्जी रेडिएट कर रही है। आपने कहा कि जो इसकी इमिसिव पावर है वो EB है और इसकी जो इमिसिव पावर है वो E है। इमिसिव पावर हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक? तो जो इमिसिविटी की जो डेफिनेशन दी गई कि इमिसिविटी ऑफ नॉर्मल बॉडी, मतलब कि अगर इस बॉडी के लिए मेरे को इमिसिविटी को डिफाइन करना है तो इमिसिविटी इज इक्वल टू लिखा गया इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जो इन दोनों की इमिसिव पावर का रेशियो है किसी भी सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट पे, उसी को कहा गया इमिसिविटी ऑफ बॉडी, ठीक है? नोट कीजिए। दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर। ये नहीं कि इसको डिफाइन करें 100 डिग्री सेल्सियस को और इसको डिफाइन करें 80 डिग्री सेल्सियस। दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम होना चाहिए और दोनों सेम सराउंडिंग में रखे होने चाहिए। क्लियर है कि इसकी इमिसिव पावर की रेशियो को ही हमने क्या कहा, इमिसिविटी कही। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई EB, तो EB इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई E। अब अगर हम लोग एब्जॉर्प्टिविटी, हम लोगों ने एब्जॉर्प्टिविटी देखी थी, तो एब्जॉर्प्टिविटी भी यही था, AB इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई A। किरचॉफ लॉ यही था ना, ठीक? तो अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली देखूं, मैथमेटिकली E और A दोनों सेम हैं मैथमेटिकली, ठीक है? E और A दोनों सेम हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आया समझ में? इसलिए कई जगह क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, एब्जॉर्प्टिविटी दी रहती है, ठीक है? और उसको हम लोग E के इक्वल रख के सॉल्व कर देते हैं, वो मैथमेटिकली इक्वल आता है, ठीक है? बाय डेफिनेशन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एब्जॉर्प्टिविटी आपने अलग डिफाइन किया था, इमिसिविटी आपने अलग डिफाइन किया है।
लेकिन मैथमेटिकली दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेम आ गई। क्लियर है? नोट कीजिए। स्टीफेंस लॉ। मैंने कहा कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, मतलब कि पर सेकेंड रेडिएशन के कारण ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक, आपको ये तो पता नहीं कि जितनी भी बॉडीज हैं हर एक अपने सरफेस टेम्परेचर के कारण एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो स्टीफन ने वही एक रिलेशन निकाला। इसने कहा एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, इसका मतलब ये तो पावर हो गया। तो मैं ये पी लिख रहा हूँ, मतलब एनर्जी एमिटेड, पावर एमिटेड। ठीक है, इसने कहा पावर एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा पावर एमिट करेगी। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस मैथमेटिकल फॉर्मूले पे ये फुलफिल कर रहा है रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद एक लॉ बना देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पावर थी, एमिटेड पावर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की। और एमिटेड पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शन होगी, ई की, इमिसिविटी कि कितना इमिट कर रहा है आपका। ठीक, यहां पे जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो पावर एमिटेड इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो ये आपकी एनर्जी रिलीज पर सेकेंड आ गया कि कोई भी बॉडी है वो अपने टेम्परेचर के कारण कितनी एनर्जी रिलीज करेगी पर सेकेंड, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। टी क्या है, उस बॉडी का टेम्परेचर। नोट कर लिया। एनर्जी एब्सॉर्ब पर सेकेंड, पर सेकेंड कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो आपको पता है कि जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा पर सेकेंड वो प्रोपोर्शन होगा एरिया की। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। किसके प्रोपोर्शन होगा, एब्सॉर्प्टिविटी की। मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि उसकी एब्सॉर्प्टिविटी कितनी है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी फॉल कर रही होगी उससे। ठीक, तो यहाँ पे भी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो पी ए इज इक्वल टू ए सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। अभी आपने मैथमेटिकली प्रूव किया था ए किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल। तो आपने लिखा ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 पर सेकेंड। इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
और इससे पहले आपने निकाला था कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी आपकी रिलीज कर रहा है। ठीक, अगर मैं यहां पे लिखूं नेट एनर्जी रिलीज पर सेकेंड कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीई माइनस पीए, ये होगा ना नेट कितनी एनर्जी रिलीज किया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई ए सिग्मा पी की पावर 4 माइनस पी नॉट की पावर 4। क्लियर है? यही डेफिनेशन आप लोगों को बुक में मिलती है कि जो स्टीफेंस लॉ होता ही हो। सर ये टेम्परेचर डिफरेंस लिया, ये समझा दीजिए। 100 जूल रिलीज हुई, 80 जूल एब्जॉर्ब हुई, तो नेट कितना रिलीज हुआ। अच्छा ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही डेटा। अगर मेरे क्लास को सही से सुना होगा तो पता होगा कि क्या है। सर यहाँ पे ई और या ए की वैल्यू 1 लेंगे ना? ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में बताया था जब ये स्टार्ट किया था कि सन या जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं हर एक के लिए हम लोग ई की वैल्यू 1 मानेंगे, तो फिर इसकी ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं। सर 2:3। हाँ जो भी आंसर है बस आपको निकालना है। अगर मैं सन के लिए लिखूं डिवाइडेड बाई स्टार के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या लेंगे, क्योंकि स्टीफेंस लॉ में जो फॉर्मूला है टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या लेंगे, कितना लेंगे,
लॉजिक लगाइए, सन या हम लोग स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा इसके सरफेस टेम्परेचर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। 27 लेंगे। 0 लेंगे। स्टार और सन है, अब सन के सामने सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ मायने रखेगा क्या? ठीक है, इसलिए लिख लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर स्टार या सन के केस में 0 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2000 की पावर 4 डिवाइडेड बाई E(A2) सिग्मा 1500 की पावर 4। ई सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। A1 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, A2 कितना है 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा हीट लॉस का। नोट कर लीजिए। यस सर। रेट ऑफ कूलिंग, देखिए मैंने मान लिया कि कोई बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल देखूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक चाय है, ठीक है, टी का पॉट है, ठीक, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है ना, ठीक है, तो हमें वही देखना है कि कितने रेट से वो ठंडा हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको ये पता है कि dQ/dt, यही तो स्टीफेंस लॉ था, पावर लॉ, ठीक, इज इक्वल टू E(A) सिग्मा Ti की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे को ये पता है कि अगर हीट लॉस हो रहा है, अगर हीट लॉस हो रहा है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या टाइम के रेस्पेक्ट में? ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस है, जब तक चाय ठंडी हुई सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ही रहता है मेंटेन, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो आपने मान लिया किसी भी टाइम t पे बॉडी का टेम्परेचर T है और T प्लस dt टाइम में बॉडी का टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ये जो dt की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। हीट लॉस करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा किसी भी dt टाइम में कितना हीट आपका रिलीज हुआ dq, स्मॉल टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि dt टाइम में कितना हीट रिलीज हुआ dq, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा dQ/dt। तो उस t टाइम में टेम्परेचर कितना था T, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं अभी, तो dQ/dt किसी भी टाइम t पे ये वैल्यू क्या होगी E(A) सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक है। और T क्या है आपका वेरिएबल है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे T की वैल्यू अलग अलग होगी। आपको एक चीज पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T,
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब मैंने कहा कि अगर स्मॉल हीट रिलीज हो रही है डी क्यू, तो इसके कारण जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा वो कितने अमाउंट से होगा, dt, और dt की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक, इस dq की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस एम एस डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। माइनस डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। डी टी अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज नेगेटिव है, इसलिए इसको कहते हैं कूलिंग रेट। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया अभी, सराउंडिंग का टेम्परेचर विंटर में 5 डिग्री सेल्सियस से मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जो चाय की प्याली थी उसका टेम्परेचर है अभी 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको आपने सराउंडिंग में रख दिया। मैंने कहा कि 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में उसको टाइम लगा 5 मिनट, ठीक। 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आने में उसको टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट, 5 से ज्यादा, 5 से कम, और क्यों? 5 से कम लगेगा। 5 से कम लगेगा, क्यों? सर वो पूरी ही एक्सपोज हो रही है ना उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। थ्योरी का क्वेश्चन है, जो रिजल्ट निकाला उसको ध्यान से देखें, उसी रिजल्ट में पूरा आंसर छिपा हुआ है। सर डिफरेंस इन सराउंडिंग एंड डिफरेंस जो होगा सराउंडिंग का और उस कप का वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस तो इन टेम्परेचर ये बढ़ेगा तो सर टाइम कम हो जाना चाहिए। टाइम कम होगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग है कि कितनी रेट से वो कूल हो रहा है, वो रिलेशन निकाला आपने। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है माइनस डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये है। तो टी नॉट तो कांस्टेंट है ना, मैं अभी ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे सिंपल समझने के लिए मैंने माना टी नॉट की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी मैं ऐसे में मान के चल रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी समझ में आए। और मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जो टी की पावर 4 थी इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 9 स्टार्टिंग में। अब टेम्परेचर आउट डाउन हो गया, मतलब कि टी की पावर 4 मैंने मान लिया 6 हो गया, टी नॉट तो वही रहेगा ना,
ठीक है, तो ये आपका आ गया 5। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो पहले प्रोपोर्शनल है 9 के, फिर बाद में प्रोपोर्शनल है 5 के। मतलब कि टेम्परेचर डाउन होने की जो टाइम है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उल्टा सोचिए, उल्टा। अभी क्या है, पर सेकंड कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा था, 9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यही हुआ ना, टेम्परेचर डाउन पर सेकंड 9 हो रहा था, फिर बाद में टेम्परेचर डाउन पर सेकंड 5 होने लगा। ठीक है, पहले 1 सेकंड में 9 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा था, अब बाद में 1 सेकंड में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, तो टाइम बढ़ जाएगा ना। यस सर। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। सर टी नॉट पावर 4 की वैल्यू 1 वो कांस्टेंट क्यों है? अरे सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग ये 1 नहीं है, मैंने ऐसे डेटा लिया समझाने के लिए। हाँ मतलब 1 नहीं है, वो कांस्टेंट क्यों है? सराउंडिंग का अच्छा हाँ ठीक है, विंटर ठीक है, में समझ गई। लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। जहां पे आपने रेट ऑफ कूलिंग लिखा तो उसी के नीचे कंक्लूजन क्या है इस रिलेशन का, कंक्लूजन क्या है लिखिए। मैंने समझा दिया क्या कंक्लूजन। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होता जाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिएगा, इसका मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर 80 से 70 जा रहा है 5 मिनट में, तो 70 से 60 जाने में इसको 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो गया। दो बॉडी हैं ए और बी, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, दोनों की डेंसिटी सेम है। इसका रेडियस है आपका r1, इसका रेडियस है आपका r2। r1 इज ग्रेटर देन r2। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी सेम है। तो आपसे पूछा गया कमेंट ऑन हीट लॉस। हीट लॉस पे कमेंट कीजिए कि दोनों का हीट लॉस सेम होगा, डिफरेंट होगा, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा। सर ए का ज्यादा होगा। क्यों? सर क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है ना, और हीट लॉस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद सेकंड है कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग। सर रेट ऑफ कूलिंग भी ए का ही ज्यादा होगा। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों है, रिलेशन निकाला पुट करके तो देखिए। जल्दबाजी में हमेशा आंसर गलत आता है। कहा है तो उसको एक बार फिर मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक बार करके देखिए, जो कह रहा हूँ वो मैथमेटिकली करेक्ट हो रहा है कि नहीं। अरे क्वेश्चन दिए, पेन हिलाइए, कॉपी है। सर मेरे को ये समझ नहीं आया पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो सेकंड मतलब दूसरी सेकंड में जो टेम्परेचर है वो कम से कम डिग्री से कम हो रहा है, ऐसा क्यों? अरे टेम्परेचर डाउन होता रहेगा ना बॉडी का। हाँ डाउन होगा। हाँ, तो 80 से 70 हुआ, 70 से 60 होगा, फिर 60 से 50 होगा, ऐसा चलता रहेगा ना। फाइनली सराउंडिंग बताया ना कि फर्स्ट सेकंड में 9 डिग्री से कम हो रहा है, फिर सेकंड सेकंड में 5 डिग्री से कम हो रहा है। हाँ,
तो सेकेंड में भी तो 9 डिग्री से कम हो सकता था कांस्टेंट। बॉडी का टेम्परेचर वही है कि चेंज हो चुका है? चेंज हो चुका है। हाँ, तो डिफरेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिग्रीज। अच्छा ठीक है। सर रेट ऑफ कूलिंग बी का ज्यादा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ, कीजिए कीजिए, बैठे हुए क्यों हैं? गलत है, कीजिए। अरे पेन कम से कम लिख के तो देखिए। आप लोग रुक जाते हैं कि मैं तो दिमाग से ही सब काम करूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कई बार लॉजिकली आंसर आ रहा हो लेकिन एक बार तब भी उसको मैथमेटिकली करके देखिए कि जो सोच है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए फर्स्ट पार्ट, हीट लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ठीक है, ये सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा, मान लीजिए कुछ भी है, और सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं। ठीक, दोनों सेम मटेरियल है तो ई की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सिग्मा तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, और ये भी सेम होगा दोनों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हीट लॉस है वो किसके प्रोपोर्शन है? एरिया की। ठीक, तो अगर एरिया के प्रोपोर्शन है तो 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका हीट लॉस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, हीट लॉस ए का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। अब रेट ऑफ कूलिंग क्या है? रेट ऑफ कूलिंग अभी आपने लिखा था माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ई सिग्मा, ये तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को डिस्कस नहीं कर रहा, ये और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और मास दोनों का क्या है, सेम कि अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने कांस्टेंट को अलग रख दिया, और ये भी पार्ट कांस्टेंट है, तो मैं कह रहा हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाय मास। एरिया को क्या मैं लिखूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मास को क्या लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और ये रो तो दोनों के लिए सेम था, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जिसका रेडियस कम होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। क्लियर है? माइक को म्यूट रखिए। Solid sphere, hollow sphere.
दोनों सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों को सेम सराउंडिंग में रखा हुआ है। कमेंट ऑन हीट लॉस, कमेंट ऑन हीट लॉस। सर हीट लॉस सेम होना चाहिए। और कमेंट ऑन हीट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। सर रेट ऑफ कूलिंग हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा। सही है। अब हीट लॉस को देखूं तो हीट लॉस इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ई तो सेम है, एरिया भी सेम है, सिग्मा भी सेम है और ये भी सेम है। क्रॉस सेक्शन मतलब कि सरफेस एरिया देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हीट लॉस दोनों के लिए। अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बात करूं, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब एरिया दोनों का सेम है, सिग्मा सेम है, ई सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है और ये वाली वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे अगर आप तो ध्यान से देखें कि किसकी इनवर्सली रिलेशन है, मास के, तो सॉलिड का मास ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हॉलो, ठीक है। इसलिए किसका ज्यादा होगा, इसको अगर मैं बी मान रहा हूँ और इसको ए मान रहा हूँ, तो इस वाले केस में बी का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए, रेट ऑफ कूलिंग। नोट कर लिया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो रिलेशन उसने स्टीफन से ही निकाला था, ठीक है। न्यूटन ने कहा, उसने पहला अप्रोक्सीमेशन लिया, ठीक। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से उसने क्या कहा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 30 या 40 डिग्री सेल्सियस तक का है, ठीक, तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। सुनिएगा कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग उसने रिलेशन यहीं से निकाला था जो स्टीफन ने निकाला था। स्टीफन ने ये निकाला था रेट ऑफ कूलिंग, E A सिग्मा डिवाइडेड बाई m इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये रिलेशन स्टीफन ने दे दिया, ठीक। इसी को उसने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर आया। उसने कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है उसको थोड़ा सा उसने क्या किया, अपग्रेड किया। अपग्रेड करने में उसने कहा कि उसने पहला अप्रोक्सीमेशन लिया। दो अप्रोक्सीमेशन आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। स्टीफन का पहला अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो एक लॉ निकलेगा,
जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक और सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे उस पे, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की। तो अप्रोक्सीमेशन लिख लीजिएगा। मैंने अभी अप्रोक्सीमेशन क्या बताया कि अगर बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस तक है, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आपने लिखा माइनस डी टी अपॉन डी टी ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस डी नॉट की पावर 4। आपने कहा बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है। डेरिवेशन करवा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है। मैं सिर्फ रियलाइज करवा रहा हूं कि बुक में डायरेक्ट क्या लिखा रहता है, ठीक। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आपने मान लिया डेल्टा T है, सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो बॉडी टेम्परेचर है वो T नॉट प्लस डेल्टा T लिख सकता हूँ ना। मैंने कहा कि गर्म चाय है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 का है। तो मैं बॉडी टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस को ऐड करूंगा, सॉरी सराउंडिंग टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस को ऐड करूंगा तो बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज आपने लिखी है कि T इज इक्वल टू T नॉट प्लस डेल्टा T। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस एम एस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा, टी की जगह क्या लिखा, T नॉट प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, ठीक। ये क्या होता है, DQ। डी क्यू, ठीक है। माइनस आएगा ना क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो आपने लिखा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा, मैं यहां से क्या चीज कॉमन ले रहा हूं, टी नॉट की पावर 4। अगर टी नॉट की पावर 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट पावर 4 माइनस 1, यही आएगा। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एरर में, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, उसी में अप्रोक्सीमेशन लिया था, उसने स्टीफन लॉ का ये डेरिवेशन डाल दिया वहां पे, ठीक। तो अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। इसके हायर पावर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। nx आता है, उसके बाद क्या आता है n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2, ऐसे अप टू एक्स टू दी पावर n तक, ठीक है। मैं उस वाले थ्योरम पे नहीं जा रहा। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू कितनी है, 0.001, ठीक है। अगर 0.001 है तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.00001। तो वैल्यू और छोटी होती जा रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग हायर पावर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एरर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा उसने इसी से रिलेशन से, जहां पे हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़े। तो आपने कहा कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है और x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx। यही चीज यहाँ पे पुट कीजिए, डेल्टा t डिवाइडेड बाई टी नॉट, इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी ना, करके देख लीजिए, है ना। पॉइंट में आ रहा होगा, 0.1 ही आ रहा होगा, ठीक।
तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, इसलिए हम लोग हायर पावर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको आपने क्या लिखा, ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस एन एक्स -1, यही है ना। तो 1 तो कैंसिल हो गया, ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। तो ये आ गया 4 ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये आ रहा है। 4 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, तो आपने इसको लिखा माइनस डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि मेरे को रेट ऑफ कूलिंग निकालना है, इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई एम इंटू एस डेल्टा टी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपने के मान लिया, तो यहां से आया माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी। तो बुक में देखिए कहां से स्टार्ट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बुक में क्या दिया रहता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये स्टेटमेंट रहती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और रेट ऑफ कूलिंग अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता है, इसलिए मैं माइनस ले लेता हूं। ठीक, तो आपने लिखा डी टी अपॉन डी टी माइनस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये मैं बुक का बता रहा हूँ। स्टेटमेंट दिया रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। और माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। यहां से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है, अब यहां का जो हम लोग देखें माइनस डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, आपने मान लिया किसी भी टी टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर था टी था माइनस टी नॉट, यही था ना। तो यहां पे आपने लिखा इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 पे टी पे। 0 टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर था टी आई, ठीक है, और टी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर हो गया टी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन इधर ले जाएगी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। तो यहाँ पे आप लोग लिखते हैं एल एन टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। अगर दूसरी चीजें समझ में आ रही तो अच्छी है, नहीं समझ में आ रही तो इसको याद कर लीजिए।
ये मत सोचे कि इतनी सारी चीजें याद करनी है आपको, मैं सिर्फ रियलाइज करवाने के लिए बता रहा था कि जो हमने पढ़ा है वही चीज है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अलग चीज से, कहीं से उसने कुछ किया नहीं है, उसने बस थोड़ी सी मैथ्स लगा दी। न्यूटन ने बस एक ही काम अच्छा किया था, ग्रेविटेशन लॉ, इसके अलावा वो हर एक जगह जबरदस्ती घुसा है। क्योंकि पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, हर जगह आपको न्यूटन कहीं ना कहीं नजर ही आ जाएगा। जो दूसरे काम करते हैं बस उसमें एक छोटा सा अपग्रेड कर देता मैथमेटिक्स और एक लॉ बना देता। देखिए वैसे आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन ही था जिसने फिजिक्स को अपग्रेड किया, ठीक है। न्यूटन का बहुत नाम है, लेकिन एक्चुअल में पूरा इंपॉर्टेंस किसका है? मैक्सवेल का। अब मैक्सवेल आप लोग एक ही जगह पढ़ते हैं, ईएम वेव्स में। आप लोग सोचते हैं 2 पन्ने में उसने क्या काम कर दिया, न्यूटन तो पूरे हजारों पन्ने में चल रहा है। 2 पन्ने में उसने पूरी दुनिया टिका दी, ईएम वेव्स। पूरी दुनिया ईएम वेव्स पे टिकी हुई है। बताऊंगा जब ईएम वेव्स पहुंचेंगे, टाइम होगा तो बताऊंगा उसकी कहानी कुछ। नोट कर लिया? ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो टी है ये किसी टी टाइम पे टेम्परेचर है, ठीक। और ये जो टी आई है, जब बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जब वो आपका डाउन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और टी नॉट तो कांस्टेंट है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। चलिए एक और फॉर्मूला यहीं पे बता देता हूँ, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। कल इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिख लीजिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये न्यूटन ने निकाला था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसी को इसने क्या किया, थोड़ा सा अपग्रेड किया। अब आप लोग क्वेश्चन में कई बार पढ़ते हैं कि मैंने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, वो आपका कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में? 2 मिनट में। तो 8 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस आने में उसको कितना टाइम लगेगा? इस टाइप के क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। पहले आप लोग देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, जो पहला केस मैंने लिया था, मैंने कहा था 80 से 70, 70 से 60। हम लोग यहाँ पे करेंगे इससे। लेकिन जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि टेम्परेचर था 80, फिर आ गया 78, फिर 78, फिर आ गया 76। मतलब कि जो टेम्परेचर फॉल का जो डिफरेंस है वो आपका बहुत ही स्मॉल है। वो टेम्परेचर फॉल का जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए? अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक है तब हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन के वो सिंपल मैथ्स है। मैंने कहा कि आपके एक सब्जेक्ट में आए 90 मार्क्स, दूसरे में आए 91, तो आपसे पूछा कि एवरेज कितना, आप तो क्या कहते हैं दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो सिंपल एवरेज हम लोग क्या करते थे, ऐड करके डिवाइड कर देते। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद मैं 10 किलोमीटर की इतनी स्पीड तक चला, फिर अगले 10 किलोमीटर तक मैं चला 101 किलोमीटर पर आवर, 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्योंकि जो स्पीड का डिफरेंस है 100 और 101 वो बहुत छोटा है, इसलिए अगर मैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालूं या सिंपल 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 करूं, दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाता हूं तो नीट वाले हमेशा ज्यादातर एवरेज स्पीड में यही गलती करते हैं। वो लोग, मैंने दिया 10 मीटर पर सेकंड, मैंने कहा कि 5 मिनट तक इतनी रफ्तार से चला, अगले 10 मिनट तक वो चला 20 मीटर पर सेकंड। वो लोग क्या करते हैं 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, बोलता यही होगा।
ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो स्पीड का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो मैथ से तो गलत आने ही आना है। अगर ये 10 और 11 होता कि मैं पहले चला 10 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और उसके बाद चला 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब मेरी स्पीड हो सकती है दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 10.5। ठीक है, उसी केस में ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो फॉल है वो अगर अप टू 5 डिग्री सेल्सियस तक है, तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो भी लिखवा रहा हूं मैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आपने dt की अगर बात करूं तो dt का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है ना? तो इसको यहाँ पे देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? t इनिशियल माइनस t फाइनल डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा t का मतलब टाइम, ठीक, इज इक्वल टू k डेल्टा t। डेल्टा t को आपने क्या लिखा? डेल्टा t का मतलब क्या है यहाँ पे? किसका टेम्परेचर डिफरेंस? बॉडी और सराउंडिंग का। ठीक है, ये जो dt था ये किसका था? टेम्परेचर फॉल ऑफ बॉडी था ये dt, कि बॉडी का टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है। और यहाँ पे डेल्टा t का मतलब क्या है? बॉडी और सराउंडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका मतलब है t माइनस टी नॉट, ये है। तो अभी आपने लिखा कि जो t है ये किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। तो यहाँ पे मैं t की जगह क्या लिख रहा हूं? एवरेज टेम्परेचर। और एवरेज टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टी आई प्लस टी एफ डिवाइडेड बाई 2। अभी एवरेज यही समझा रहा था, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। मैंने कहा 80 डिग्री है, 78 आने में 20 मिनट का टाइम लगा, फिर 78 से 76 तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो हम लोग लेंगे वो एवरेज टेम्परेचर लेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी, टी की जगह क्या लिखेंगे? टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ये फॉर्मूला, सेकंड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। और लिख लीजिएगा ये कब वैलिड है? जब टेम्परेचर फॉल का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक का हो। अगर उससे ज्यादा है तो ये फॉर्मूले से अप्लाई नहीं करेंगे, इससे करेंगे सॉल्व। क्लियर है? ठीक है, तो कल इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे और हम लोगों का मतलब कि मंडे को, और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये लास्ट है, इस पे 2-3 न्यूमेरिकल और 10-15 मिनट उसमें लगेगा। तो इसलिए मंडे को जो डाउट हो थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर डाउट होता है किसी को पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको आगे स्टार्ट कर दूंगा, या तो फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद पूछिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अप टू केटीजी तक। नहीं सर, मंडे को अगर मंडे पूछ को लेंगे। पूछना है तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ तो जो भी है पूछ लीजिएगा मंडे को, नहीं पूछने तो आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, पहला टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इससे रिलेटेड जो भी डाउट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।